बच्चों, आज हम विभिन्नता के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें विभिन्नता क्या है। विभिन्नता का अर्थ होता है अंतर या अलग होना। तो एक ही जीव में यदि कोई विविधता या अंतर पाया जाता है तो उस अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्नता रंग, रूप, आकार में हो सकता है। अब देखें आगे विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता जो है 4 प्रकार का होता है। पहला कायिक विभिन्नता, दूसरा जननिक विभिन्नता, तीसरा सतत और असतत विभिन्नता और चौथा है स्वतंत्र विभिन्नता। तो पहला विभिन्नता है कायिक विभिन्नता। दूसरा विभिन्नता कहलाता है जननिक विभिन्नता। तीसरा विभिन्नता है सतत तथा असतत विभिन्नता। चौथा जो विभिन्नता है वो है आपका स्वतंत्र विभिन्नता। तो सबसे पहले कायिक विभिन्नता क्या होती है वो देखें। कायिक विभिन्नता कायिक कोशिकाओं में होती है और ये वंशागत नहीं होती, अर्थात जीव में जिस जीव में ये पाई जाती है उस जीव की मृत्यु के पश्चात वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे कि लोहार का हाथ मजबूत होता है लेकिन उसके बच्चों का हाथ मजबूत नहीं होता। तो जैसे लोहार की मृत्यु हो जाती है तो वो विविधता जो है वहीं पे समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की विविधता कहलाती है कायिक विभिन्नता। दूसरी विभिन्नता है जननिक विभिन्नता, जो आनुवंशिक कारणों से होता है। अर्थात डीएनए की संरचना यदि परिवर्तित हो जाती है तो जीवों के लक्षण भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ये परिवर्तित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं और ये वंशागत होने वाले लक्षण धीरे धीरे एक नए लक्षण का रूप ले लेते हैं जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये हुआ आपका जननिक विभिन्नता जो आनुवंशिक कारणों से होता है। तीसरा प्रकार है सतत तथा असतत विभिन्नता। सतत विभिन्नता जो है हमारे शरीर में धीरे धीरे होता है और ये वंशागत भी होता है, लेकिन हमको इसकी पहचान बहुत देर से होती है क्योंकि ये जो है धीरे धीरे परिवर्तित होता है। असतत विभिन्नता अचानक होता है, जैसे कि उत्परिवर्तन आदि क्रिया होने से जीवों में जीव की जीन संरचना परिवर्तित होती है और इस जीन संरचना के परिवर्तन से जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं और ये नए लक्षण उसके जनक से अलग होते हैं। इस प्रकार की विभिन्नता कहलाती है असतत विभिन्नता। स्वतंत्र विविधता, अगली जो विभिन्नता है वो उसे कहते हैं स्वतंत्र विभिन्नता और ये विभिन्नता जीवों के रंग, रूप, आकार के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की विभिन्नता कहलाती है स्वतंत्र विभिन्नता और ये विभिन्नता भी
वंशागत नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र विविधता वंशागत नहीं होती है। अब आगे ये विभिन्नता किन किन कारणों से उत्पन्न होती है वो देखेंगे। तो ये प्रकार, इसके बाद विभिन्नता के स्रोत। विभिन्नता जो है दो कारणों से हो सकता है या दो स्रोतों से हो सकता है। पहला वातावरणीय दशा, वातावरणीय दशाएं, और दूसरा है आपका जीन ढांचा में परिवर्तन। जीन ढांचा में परिवर्तन दो प्रकार से होगा या दो प्रकार से होता है। पहला लैंगिक जनन के कारण, और दूसरा है उत्परिवर्तन के कारण। तो विभिन्नता दो कारणों से होगी या जीवों में अंतर इन दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है वातावरणीय दशाएं या वातावरणीय दशा। वातावरण चूंकि परिवर्तनशील होता है, वो कभी भी स्थिर नहीं होता। कभी खूब धूप रहता है, कभी बाढ़, जिससे जीवों के रंग रूप आकार परिवर्तित हो जाते हैं और इस परिवर्तन के कारण उनमें नए लक्षण दिखाई देते हैं जो उनके जनकों में मौजूद नहीं होता। तो इस प्रकार वातावरण भी विभिन्नता के लिए जिम्मेदार होता है या वातावरणीय परिस्थितियां जीवों में अंतर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है जीन ढांचा में परिवर्तन के कारण भी विभिन्नता या अंतर जो है जीवों में उत्पन्न होता है। तो जीन ढांचा अर्थात हमारे जो डीएनए होते हैं, डीएनए तथा आरएनए, इन दोनों पदार्थों को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। यदि डीएनए या आरएनए की संरचना में परिवर्तित होती है तो जीन की संरचना भी परिवर्तित होती है, क्योंकि डीएनए के छोटे छोटे खंडों से ही किसका निर्माण होता है, जीन का, और उन छोटे खंडों को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। जीन की ढांचे में परिवर्तन दो कारणों से होता है, लैंगिक जनन के कारण और दूसरा उत्परिवर्तन के कारण। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है, और ये दोनों जीव अलग अलग होते हैं, अर्थात एक माता एक पिता, और माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों के मिलने के पश्चात नए जीव की उत्पत्ति होती है। और जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं माता पिता के, उस समय जीन विनिमय होता है, अर्थात माता का जो गुणसूत्र का कुछ भाग है वो पिता के गुणसूत्र से मिल जाता है और पिता के गुणसूत्र का कुछ भाग जो है माता के गुणसूत्र से मिलता है। अर्थात डीएनए का या गुणसूत्र, दोनों गुणसूत्रों के अदला बदली होने से या कुछ खंडों के मिलने से नए गुणसूत्र बनता है,
और गुणसूत्रों के अदला बदली होने की क्रिया कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण जीव में जो नए लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन के कारण विभिन्नता निम्न प्रकार की होती है। पहला, युग्मक जनन के समय। लैंगिक जनन के कारण क्या होता है बोलिए? मतलब जीन ढांचा में परिवर्तन लैंगिक जनन के कारण होता है। और लैंगिक जनन में जीन ढांचा या जीन की संरचना कैसे परिवर्तित होती है उसके लिए निम्न कारक जो है जिम्मेदार होते हैं। पहला है आपका युग्मक जनन के समय गुणसूत्रों का अनियमित वितरण अर्थात जब युग्मक जनन कहते हैं युग्मक बनने की प्रक्रिया। युग्मक जनन कहा जाता है युग्मक के निर्माण को। बच्चों गुड मॉर्निंग। हम सभी जानते हैं कि जीवों का विकास सबसे पहले मतलब सरल से जटिल की ओर हुआ है। अर्थात सबसे पहले जो जीव बने उनकी संरचना बहुत ही सरल थी। उन्हीं सरल जीवों में धीरे धीरे वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण उनकी संरचना जटिल होती गई, जिससे वर्तमान समय के जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। इस विकास को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक समय समय पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को कहा जाता है विकासवाद का सिद्धांत। और इन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन्होंने ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और लेमार्क ने सर्वप्रथम विकास को समझाने का प्रयास किया था। और उन्होंने अपने मत को एक पुस्तक जिसका नाम है फिलॉसफिक जियोलॉजी में इसका उल्लेख किया है कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित वाद को उपाधिक लक्षणों की वर्षागति के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि लक्षणों की वंशागति की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवों के द्वारा
धीरे धीरे गायब हो जाते हैं या फिर अवशेषी अंग के रूप में समाप्त हो जाते हैं। तो जिन अंगों का उपयोग जीव अधिक से अधिक करते हैं वे अंग क्या होते हैं, क्रमशः मजबूत होते चले जाते हैं और जिसके फलस्वरूप जीवों में कुछ नए लक्षण, नए आदत और नए अंगों का विकास होता है। ये अंग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते जाते हैं और कई वर्षों के पश्चात नए प्रकार के संतानों की उत्पत्ति होती है जो उनके पूर्वजों से एकदम अलग होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुई नई जाति को एक जीवों को नई जाति की संज्ञा दी जाती है। लेमार्क ने अपने विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए आधुनिक लंबी टांग वाला तथा लंबी गर्दन वाले जिराफ का उदाहरण देकर समझाया है। तो जो वर्तमान समय का जो जिराफ है आप सभी देखे होंगे, वो जो उसका गर्दन जो है काफी लंबा होता है और उसकी टांगें कैसी होती है, लंबी होती है। इस लंबी टांग और लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास एक छोटी टांग और छोटे कद वाले जिराफ से हुआ है। ये जिराफ जो है, जो लंबी टांग वाला जिराफ है, वो पाया जाता है अफ्रीका के रेगिस्तान में। लेकिन जो छोटी टांग और छोटी गर्दन वाला जिराफ था वो अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता था और भोजन के लिए वो वहां के जमीन की सतह पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे या घास आदि पाए जाते थे उन पे आश्रित रहता था। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप जो छोटे झाड़ी थे वे समाप्त हो गए और सघन वन के स्थान पे रेगिस्तान ने ले लिया, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधे ऊंचे होने लगे। अब जिराफ को भोजन के लिए किस पर आश्रित रहना पड़ता था, ऊंचे पेड़ पौधों पर आश्रित होना पड़ा। क्योंकि उसका आकार या कद कैसा था, छोटा था, इसलिए वो भोजन प्राप्त करने के लिए ऊंचे पेड़ों से पत्तियों को खाने के लिए अपनी पिछली टांग पे खड़ा होता था और अगली टांग को लंबा करता था या ऊंचा करता था और गर्दन को भी थोड़ा लंबा करके या ऊपर उठा के पत्तियों को खाता था। इस प्रकार क्या कहना से जो अगली टांग है और गर्दन है उसका उपयोग जिराफ चूंकि अधिक कर रहा था, इसलिए वे अंग जो है मजबूत होते चले गए और पिछली टांग में केवल वो खड़ा होता था, इसलिए वो छोटा ही रह गया। और इस प्रकार से वर्तमान में जो जिराफ हम देखते हैं वो जो है छोटे कद वाले जिराफ से उत्पन्न हुआ है। इसे समझाने का प्रयास किया था। मतलब इस उदाहरण के द्वारा लेमार्क ने कि वातावरण में जो भी प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव जो है उस वातावरण
वाला जो बात दिया गया है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा, उनके द्वारा दी गई विकास के सिद्धांत या मत को डार्विनवाद या प्राकृतिक परिणाम के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1831 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ही वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर हैंसलो के साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए विश्व सर्वेक्षण दल में शामिल किया गया इनको, और इन्होंने एक बीगल नामक जहाज के सहायता से पूरे 5 वर्ष तक पूरे विश्व का भ्रमण किया। 5 वर्ष तक भ्रमण करते हुए इन्होंने विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के जीवाश्म, चट्टान और जीव जंतुओं को एकत्रित करने के पश्चात जब वे 5 वर्ष के पश्चात अपने देश लौटे तो जो भी यात्रा के दौरान संग्रहित करके लाए गए चट्टान, जीव जंतु, जीवाश्म थे उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनके विचारों का या उनसे संबंधित जो भी जानकारी है उसको वो 2 पुस्तकों में उसका उल्लेख किया है। एक पुस्तक का नाम है एक प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा समुद्र की यात्रा, और दूसरा है प्राकृतिक वर्णमाला जातियों की नई जातियों की उत्पत्ति। इन 2 पुस्तकों के माध्यम से डार्विन ने अपने अनुभवों को विश्व के सामने प्रकाशित किया या विश्व के सामने लाने का प्रयास किया। अब मैं आपको डार्विन के द्वारा विकास से संबंधित जो वाद या मत है दिया गया है उसको बताती हूँ। डार्विन के अनुसार जीव वातावरण के अनुसार डार्विनवाद के अनुसार जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतानों को उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बनाते वे या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है। अर्थात जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और संतानों को
तीसरा जो पॉइंट है वो आपका विभिन्नताएं एवं वंशागति। चौथा पॉइंट है समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण। पांचवा बदलते परिवेश के प्रति अनुकूलन अंतिम पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पे हम डार्विनवाद की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है प्रकरण की दर तेज। इसमें प्रकरण की तेज अर्थात जीवों की संख्या में वृद्धि। जितने भी जीव हैं प्रकृति में वे सभी जीवों में अनिवार्य रूप से प्रजनन का गुण पाया जाता है, जिससे वे अपने संतानों को जन्म देते हैं और प्रकृति
और इन अंगों या आदतों के बनने से जीव जो है अपने जनक से भिन्न दिखाई देता है या भिन्न होता है। तो जीवों में पाए जाने वाले अंतर को ही क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। और इन विभिन्नताओं में से कुछ विभिन्नताएं उपयोगी होती है, कुछ विभिन्नताएं अनुपयोगी होती है। जो विभिन्नताएं अनुपयोगी होती हैं वो तो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो विभिन्नता उपयोगी होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वंशागत होते चले जाते हैं और कई वर्षों के पश्चात उसी वंशागत होने वाले लक्षणों की मदद से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अगला जो पॉइंट है वो है समाज का जीवन या प्राकृतिक वर्ण। लेमार्क ने ये कहा है कि प्रकृति केवल उन्हीं जीवों को जीवित रखती है जो अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करते हैं या वातावरण में परिवर्तन यदि होता है तो उस बदले हुए वातावरण के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं या अनुकूलित कर लेते हैं या ढाल लेते हैं और वही जीवित रहते हैं, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि समर्थ या योग्य जीवों का चुनाव प्रकृति करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक वर्ण भी कहा जाता है। अगला बदलते हुए परिवेश के प्रति अनुकूलन। चूंकि वातावरण परिवर्तित होते जा रहा है और जीवित रहने के लिए अपने आप को बदलते हुए वातावरण के अनुसार क्या करते जाता है? ढालते जाता है या उसको जैसा वातावरण परिवर्तित होगा जीवित रहने के लिए जिन आदतों या लक्षणों की आवश्यकता होती है उन लक्षणों का विकास जीव अपने अंदर करता है और जीवित रहता है और नए जीवों को उत्पन्न करता है। इसे आप देख सकते हो कि बदलते हुए वातावरण का जीवों पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। आपने देखा होगा डायनासोर जो काफी बड़े होते हैं और ये जो है मीसोजोइक काल में प्रचुर मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, क्योंकि उस समय का वातावरण जो है उन दिशाओं का जो सरीसृप थे उनके रहने के योग्य था। और जो डायनासोर थे, बड़े आकार के डायनासोर देखे होंगे आप लोग, काफी बड़े बड़े होते हैं, वो शाकाहारी थे। तो शाकाहारी थे तो घने जंगलों में रहे होंगे। धीरे धीरे वातावरण परिवर्तित हुआ और डायनासोर जो है अपने आप को बदलते हुए परिवेश के अनुसार नहीं ढाल सके और सबके सब नष्ट हो गए या विलुप्त हो गए। लेकिन जो छोटे आकार के रेप्टाइल्स थे या सरीसृप थे
लेमार्कवाद और दूसरा है डार्विनवाद, जिसमें जीवों का विकास किस प्रकार होता है और वे अपनी संख्या को किस प्रकार प्रकृति में बनाए रखते हैं, ये समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। इसमें नर और मादा अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। जब युग्मक जनन के समय जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, उस समय गुणसूत्र जो है का बंटवारा होता है और ये बंटवारा किसी युग्मक में कम या ज़्यादा हो सकता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या जो है युग्मक में असमान होते हैं, जिसके कारण जीवों में विभिन्नता जो है उत्पन्न होती है। दूसरा है आपका द्वैत जनकता। द्वैत जनकता का मतलब है कि हम अपने माता पिता या अपने पूर्वज जो भी होते हैं उनके जैसे दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? जनकों से जो लक्षण प्राप्त होते हैं उनमें से 1/2 जो है 1/2 भाग जर्म प्लाज्म या जनन कोशिका का कुछ गुण उनके दादा दादी से प्राप्त होता है। 1/4 भाग उसके दादा दादी से, और 1/8 भाग जो है परदादा तथा परदादी। परदादी से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे माता पिता से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं उनमें से केवल हमारे माता पिता के गुण ही नहीं रहते, उसमें हमारे दादा दादी, नाना नानी और परदादा परदादी का भी गुण मौजूद होता है, जिसके कारण संतान जो उत्पन्न होते हैं वे उनके जनक अर्थात माता पिता से अलग दिखाई देते हैं। अगला है जीन विनिमय। जीन विनिमय भी जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। जीन विनिमय में जनक अर्थात माता पिता, इनमें जो गुणसूत्र रहता है माता का, मान लीजिए माता का गुणसूत्र है, उसमें डीएनए या जीन खंड के रूप में A, B, C, D, E न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। उसी प्रकार पिता में, पिता का जो गुणसूत्र है उसमें डीएनए खंड के रूप में 1, 2, 3, 4, 5 है। इन दोनों गुणसूत्रों को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। और जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है उस समय जो पैचिटीन अवस्था होता है, पैचिटीन या पैकिटीन
अर्धसूत्रीय विभाजन की पैकेटिन अवस्था में ये दोनों समजात गुणसूत्र के डीएनए एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं या गुणसूत्रों का अदला बदली होता है। वो कैसे होता है इसको मैं आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझाती हूँ। जब दो गुणसूत्र पास पास आते हैं तो उसे कहा जाता है सिनेप्सिस। दो गुणसूत्रों की जोड़ी बनाने की जो क्रिया है वो कहलाता है सिनेप्सिस। और दूसरे में है 1 2 3 4 5। ये सिनेप्सिस की क्रिया होती है अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन की जायगोटीन उपावस्था में। उसके बाद जायगोटीन उपावस्था कंप्लीट होने के पश्चात ये दोनों गुणसूत्र जो कि आपस में जुड़े हुए हैं वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं या अलग होने लगते हैं, और अलग होते समय वो एक दूसरे से कुछ स्थानों में जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होते हैं और ये एक क्रॉस के समान संरचना बनाते हैं और इस संरचना को कहा जाता है क्रॉसिंग काइज्मा। और काइज्मा से जब ये प्रतिकर्षित होते हैं तो ये डीएनए खंड या क्रोमोसोम के खंड जो है टूट जाते हैं। टूटने के पश्चात इन गुणसूत्रों में डीएनए का एक्सचेंज या अदला बदली या विनिमय होता है। और हमको दो नए समजात क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के बाद प्राप्त होते हैं। पहले समजात क्रोमोसोम में डीएनए खंड होते हैं 1 2 3 डी और ई। दूसरे जो समजात क्रोमोसोम है उसमें ए बी सी 4 और 5। तो ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के पश्चात इस प्रकार के हमें समजात क्रोमोसोम मिलते हैं। और आप लोग देख रहे हो ये जो दो क्रोमोसोम या गुणसूत्र मिले हैं वो उनके जनकों से अलग हैं। इस कारण इन गुणसूत्रों से उत्पन्न होने वाले संतान उनमें कुछ ऐसे लक्षण बन जाते हैं जो उनके माता पिता में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार जीन विनिमय भी विभिन्नता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये था हमारा जीन ढांचा में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है और उस परिवर्तन के कारण
जीवों में कौन कौन से अंतर या विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब दूसरा जो विभिन्नता का स्रोत है या विभिन्नता के लिए जिम्मेदार कारक है वो है हमारा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो जीवों में अचानक होता है। जीवों में अचानक होने से डीएनए या जीन की संरचना परिवर्तित हो जाती है और जीन की संरचना परिवर्तन होने के कारण जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब भी उत्परिवर्तन की क्रिया होगी जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जीन की संरचना क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है। इसलिए जब कभी भी जीवों में उत्परिवर्तन की क्रिया होगी उसमें जीवों में नए लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं और ये नए लक्षण उसके जनक अर्थात माता पिता से अलग होते हैं और ये भिन्नता ही उनके जनक और उनके संतानों के बीच में अंतर के लिए जिम्मेदार होते हैं। उत्परिवर्तन दो कारणों से हो सकता है या दो प्रकार का होता है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला गुणसूत्री उत्परिवर्तन और दूसरा है आपका जीन उत्परिवर्तन। जब गुणसूत्र की संरचना या संख्या मतलब गुणसूत्र की बनावट या उसकी संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो उसे गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब गुणसूत्र की संरचना या बनावट और उसकी संख्या में यदि परिवर्तन है तो उससे भी जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार से होता है। एक तो उसकी संख्या में परिवर्तन के कारण संख्यात्मक परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन में गुणसूत्र की संख्या परिवर्तित हो जाती है। गुणसूत्र को हमेशा हम सेट में लिखते हैं 2n, ये एक गुणसूत्र का सेट है। या तो संख्या में पूरे ये गुणसूत्र का जो सेट है उसमें परिवर्तन होगा या फिर गुणसूत्र के आधे सेट में परिवर्तन होता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या परिवर्तित होती है। चूंकि गुणसूत्र की संख्या परिवर्तित होती है इसलिए जीवों में कुछ नए लक्षण बनते हैं और ये लक्षण जो है नए जीवों की उत्पत्ति के लिए या जीवों में विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अगला है संरचनात्मक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन।
गुणसूत्र की संरचना या न्यूक्लियोटाइड की संरचना में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप भी जीवों में नए लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। अब अगला जो उत्परिवर्तन है वो उत्परिवर्तन कहलाता है जीन उत्परिवर्तन। जीन की संरचना अर्थात डीएनए की संरचना यदि परिवर्तित हो जाती है तो उसे जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों में हमेशा नए लक्षण बनते हैं, क्योंकि डीएनए की संरचना परिवर्तित हो जाती है। डीएनए की संरचना परिवर्तित होने से जीवों में नए लक्षण बनते हैं, जिससे संतान अपने जनक से अलग दिखाई देता है। जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है त्वरित जीन उत्परिवर्तन, और दूसरा है उत्प्रेरित त्वरित जीन उत्परिवर्तन में जीन की संरचना वातावरणीय कारणों या दशाओं से प्रभावित होती है और उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। जो वातावरणीय दशा है या वातावरणीय कारक हैं जिससे जीन की संरचना परिवर्तित होती है, तो उस उत्परिवर्तन को कहा जाता है त्वरित जीन उत्परिवर्तन, या प्रकृति में अपने आप यदि जीन की संरचना परिवर्तन हो तो उसे त्वरित जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। और यदि किसी उत्प्रेरक जैसे कि एक्स किरण हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ या गामा किरण हुआ, इनके कारण जीन की संरचना परिवर्तित होती है तो उसे उत्प्रेरित जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन उत्परिवर्तन से नए लक्षण बनते हैं क्योंकि जीन की संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हम विभिन्नता के स्रोत कौन कौन से हैं और ये विभिन्नता किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और नए जातियों के विकास में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसे देखा। अब आगे देखेंगे ये सब टॉपिक्स जो है हम पढ़ रहे हैं विकासवाद के सिद्धांत। तो बच्चों, अभी हमने विभिन्नता और उत्परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त की। विभिन्नता किसे कहते हैं? तो एक ही जीव में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन जीवों में होने वाला ऐसा परिवर्तन होता है जो अचानक होता है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जीन की संरचना परिवर्तित हो जाती है। जीन की संरचना के परिवर्तन होने से जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं और ये लक्षण जो है नई जातियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जीन उत्परिवर्तन होने से
नए जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो आज आपने विभिन्नता और उत्परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त की। विभिन्नता किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण कौन कौन सी लक्षण या परिवर्तन होता है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।